नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। नैनीताल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ऐसे में कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया और इसी बीच सीएम धामी ने सैनिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में सभी को संबोधित भी किया और ऐसे में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। मैं सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाली राष्ट्र सेवा और अनुशासन, उनके संस्कार, उनसे बहुत भली भांति परिचित हूं और उनकी चुनौतियों से भी और परेशानियों से भी बहुत नजदीक से मैंने उन सबको देखा है। और आज मैं आप सभी कैडेट से कहूंगा, आपको जो यहाँ अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण जो भी आपने सीखा है, वही आपको जीवन की हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति देगा। और उस सभी अवसर पर जहां जहां आपको कोई कठिनाई महसूस होगी, यहाँ की जो शिक्षा आपको मिली है, जो संस्कार मिले हैं, वो उन चुनौतियों को पार करने में आपको बहुत सहायता देगा। क्योंकि इस विद्यालय की स्कूल ड्रेस एक साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन, एक सम्मान और एक वचन है। प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना और सैनिक स्कूलों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने देश के सैनिक स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए आज सैनिक स्कूलों का विस्तार करने के साथ ही नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी की जा रही है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा रक्षा बजट में भी निरंतर वृद्धि की गई है। कई गुना आज रक्षा का बजट देश का बढ़ाया गया है, जिससे सेना को आधुनिकीकरण और उसकी क्षमताओं में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा है, उनका सम्मान भी हुआ है, उनके कल्याण के लिए भी आज अनेकों काम हो रहे हैं। पहले बड़ी संख्या में हम विदेशों से रक्षा के उपकरण खरीदते थे। हम सबको याद होगा कि पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो हम आयात पर निर्भर रहते थे। विदेशों से हमें छोटे छोटे उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत विश्व के अनेक देशों को अत्याधुनिक रक्षा के उपकरण और हथियार दोनों ही निर्याताओं की सूची में, जो दुनिया के टॉप देश हैं, उन टॉप देश की दुनिया के टॉप देशों की सूची में आज हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही आदरणीय मोदी जी ने दशकों से लंबित वन रैंक और वन पेंशन योजना को लागू करके पूर्व सैनिकों के जहां सम्मान के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम को भी किया है। और ये ऐतिहासिक काम 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, 40 सालों से रुकी हुई ये मांग पूरी हुई। हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों के लिए और हमारे शहीदों एवं पूर्व सैनिकों का मान सम्मान और उनके परिवार का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शहीदों को इस क्रम में हमने मिलने वाली अनुदान राशि को हमने 5 गुना यहाँ बढ़ाया है। शहीदों के एक आश्रित को नौकरी देने का काम भी आज राज्य के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे सैनिकों एवं उनके परिवारों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बलिदानियों की स्मृति में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका सारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और राज्य के हमारे जितने शहीद हैं उनके पावन आंगन की माटी लाकर उस स्थल पर स्थापित की गई है।
जिसका जल्दी ही हम लोकार्पण भी किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी कैडेट्स और विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि आप जीवन में जो भी संकल्प लें उस पर मन लगाकर कार्य करें। उसके आगे किंतु परंतु का कोई विकल्प न रखें, क्योंकि मैं एक बात हमेशा अपने बोलने के अंत में कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प। और ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प आता है तो संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है तो संकल्प सिद्ध होता है। वो काम, वो लक्ष्य, वो हमारा तय जो स्थान होता है, गंतव्य होता है, हम उस स्थान तक पहुंचते हैं। संकल्प से सिद्धि का सबसे बड़ा मंत्र है कि संकल्प में किसी का विकल्प ना आना, विकल्प रहित संकल्प का होना। अंत में मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह जी व उनकी पूरी टीम को, विद्यालय के में शिक्षा के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के लिए भी, संवाद के लिए भी इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हर एक अवसर पर, हालांकि मैं पिछले लंबे समय से 2 वर्ष से मैं भी सोच रहा था कि मैं किसी कार्यक्रम में आप जैसे सभी महानुभावों के बीच में, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बीच में आऊं, लेकिन अवसर नहीं हो पाया। सौभाग्य से आज मुझे भी आने का अवसर मिला है। लेकिन इनका संवाद निरंतर बना रहता है और विद्यालय के लिए जहां भी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में जुटी भीड़ ने भव्य स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र भीमताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित कर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। अनेक लोग आज रिवर्स पलायन कर रहे हैं, जो दुनिया और देश के विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। अपना रोजगार और अपना स्वरोजगार उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा भारत सरकार के राज्य खनन सूचकांक तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी के देश में हमारे दूसरा स्थान हमारे राज्य को मिला है। हमें 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में भारत सरकार ने दी है। किसानों की आय वृद्धि करने में भी देश भर में हमारा पहला स्थान आया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में भी हमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकासपरक योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। इसके साथ ही कसिया लेक, नकुचियाताल, हल्दूचौड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज हमने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआ विधानसभा क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाओं की सौगात देकर इस पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के अपने संकल्प को दोहराने का काम भी किया है। इसके अलावा हमने आज एक और जहां भीमताल में कई मोटर मार्गों का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वहीं जड़गांव तल्ला में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने के साथ ही जाड़ापानी माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय कक्षों का निर्माण भी कराया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार संपूर्ण राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और
सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने एक दंगा नियंत्रण के लिए, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। बनभुलपुरा का उदाहरण आप सभी ने देखा होगा। हमारी सरकार ने जब बनभुलपुरा क्षेत्र में दंगा हुआ था, उन दंगाइयों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करी थी, कड़ी कार्रवाई की थी कि आज भी कोई भी व्यक्ति अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है, और जिन्होंने कर लिया है आजकल वो स्वयं ही उस कब्जे वाले स्थान को खाली कर रहे हैं, अपने कब्जों को स्वयं ही तोड़ रहे हैं। परंतु जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, उनकी साफ सफाई का अभियान हमारा चलता रहेगा। पर जब हम प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वो मानते हैं कि देवभूमि पर चादर बिछाकर कब्जा करने वालों का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, क्या उनका उतना अधिकार हो सकता है क्या? आप ही बताइए, ऐसे कब्जा करने वालों को देवभूमि में अस्तित्व रहना चाहिए क्या? क्या हमें इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? अरे जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी माताएं बहनें यही बताएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। हाल ही में पलायन आयोग की ओर से एक आंकड़ों को पेश किया गया। आयोग के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,282 लोगों की ओर से रिवर्स पलायन किया गया है। तो वहीं विपक्ष आंकड़ों को लेकर सरकार और आयोग पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि केवल आंकड़ों की बात की जाती है और धरातल पर कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार पलायन को रोकने की ओर अग्रसर है। नहीं, देखिए, अगर बात कांग्रेस के आरोप की है तो कांग्रेस ने तो कभी पलायन को रोकने के लिए काम ही नहीं करा। कभी पलायन के लिए उन्होंने यहाँ पर रिवर्स पलायन की कभी बात ही नहीं सोची, कभी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं, हम अपने गांव को होम स्टे के
जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और जो सोच है वो कहीं ना कहीं पलायन के जो लोग चले गए हैं उनको लाने की नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति करने की है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस पार्टी इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रही है। उपनल कर्मियों बेरोजगार संघ के धरने पर और साथ ही साथ नर्सिंग सेवा संघ के प्रदर्शन में भी कांग्रेस के कई नेता नेतृत्व करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लगातार प्रदर्शनों के सक्रिय दिखने को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खुद तो विचार नहीं है, नीति नहीं है, मुद्दे नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में कोई कार्य किया हो इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता केवल 2027 के चुनावों को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने और खुद को चमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने तो एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, एक मुहावरा है कि जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो अब जहाँ-जहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, चाहे कर्मचारी कर रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग कर रहे हों, वहाँ-वहाँ कांग्रेस पहुँच रही है, क्योंकि कांग्रेस के खुद के मुद्दे तो है नहीं। कांग्रेस के पास खुद की नीति है नहीं, खुद के विचार है नहीं, खुद जनता के हित में क्या वो कर सकती है, ये कोई विचार वो रखने वाली नहीं है। तो जहाँ-जहाँ पर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ जाकर के केवल और केवल 2027 के निमित्त अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो उनके हर नेता अलग-अलग दुकानदारी सजा करके जिस तरीके से अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं में है, कहीं न कहीं हर नेता ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा बन जाऊं या 2027 का जो पूरा चुनाव वो मेरे कंधों पर हो। तो ये होड़ जो कांग्रेस के अंदर आज मची हुई, इसीलिए अलग-अलग स्थानों पर जहाँ-जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन होता है, वो वहाँ पर उसका फायदा लेने पहुंचते हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रख सिंह रावत ने एक बार फिर से सिखों पर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। रावत ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सिख समुदाय पर टिप्पणी नहीं की, गलती से कुछ शब्द निकल गए थे जिसको लेकर उन्होंने तत्काल माफी भी मांगी। रख सिंह रावत ने कहा कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, क्या किसी ने उनसे माफी मंगवाई थी, कोई दबाव बनाया था? उन्होंने कहा कि उनसे गलती से कुछ शब्द सिख समुदाय के लिए निकल गए थे, जिसके लिए उन्होंने गुरुद्वारा जाकर माफी मांगी है और अब वो इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है, उसका फोन आया मेरे को, उसकी कई कॉल आ रखी थी कि भाई साहब ये इस तरह आए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर टॉपिक छू गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि उसमें 12 साढ़े 12 बज रहे, तो 12:30 बजने को कोई गलत भी नहीं है। मैं हो गई ना कि वो जबरदस्ती, मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं सारे गुरुद्वारा सुन लो, देख सारे गुरुद्वारों ने अब वो उनसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेग बहादुर को क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखिए मैं उस बात को भी ये ले रहा हूँ कि उनसे त्रुटि बस। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार के हाल ही में आए टाउनशिप संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय राज्यों में बिना वैज्ञानिक अध्ययन किए हाई राइज बिल्डिंग्स और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति देना सीधे सीधे आपदा को दावत देना जैसा है। उन्होंने याद दिलाया कि एनजीटी और पर्यावरणविद कई बार चेतावनी दे चुके हैं। भूकंप जोन में बसे उत्तराखंड में अंधाधुंध निर्माण पहाड़ों को कमजोर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को ये समझना होगा कि जो हिमालयी राज्य हैं, आप वैसे भी सिस्मिक जोन जो 1 है इसमें हम बैठे हुए हैं, जो सबसे डेंजरस माना जाता है अगर हम भूकंप की बात करें। और जो पर्यावरणविद हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि पहाड़ों पर किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन करने से पहले, हाई राइज बिल्डिंग बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है और एनजीटी भी इस पर कई बार अपनी राय जो है देने
का कार्य कर चुका है। आपने जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र एक तो बना दिया है देहरादून को भी। जब आप मसूरी की तरफ चले जाइए, ऊपर पहाड़ों पर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट जिस तरीके से पहाड़ों को खोद करके बने हुए हैं, जिससे कि दूसरे छोर के जो पहाड़ होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों पर आप टाउनशिप बसाना चाह रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में ग्राम दयोरे नमूना में ग्रामीणों ने 10 दिन पहले ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था, जिसमें उन्होंने घर की छतों से गुजर रही बिजली लाइन को हटाने की मांग की थी। लेकिन अब तक बिजली विभाग के अधिकारी ने अभी तक इस लाइन को नहीं हटाया है, जिससे नाराज उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर पे धरने पर बैठ गए। इस दौरान अनिल वाल्मीकि ने कहा है कि बाजपुर के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, धरने देने का एक वास्तविक ये है कि हम लोग 2 तारीख को एसडीएम कार्यालय पहुँचे और हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा कि नमूना दोहरी के ऊपर एक गांव में ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है और कई बार ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो प्रशासन मौन है, विद्युत विभाग मौन है और लगता है एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का इंतज़ार कर रहा है। आज आप देख रहे हो ये माताएं बहनें और ये भाई बुजुर्ग सारे हमारे ये अपने काम दहाड़ी मजदूरी छोड़ करके आए हैं। तो एक दिन का समय निकालना और अपने काम धंधे छोड़ कर आना क्या कष्ट हो सकता है, ये लोग जानते हैं या हम जान सकते हैं। प्रशासन अपने यहाँ जगह बैठा है, लगता है बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इसलिए जब तक लाइन वहाँ से नहीं हटेगी हम लोग कंटिन्यू ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर हमें कुछ वहाँ पे एक्शन आपके यहाँ भी धरना देना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। लोहाघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग की 45 लाख रुपए की लागत से बन रही बेसिक हेल्थ यूनिट लैब का डीएम मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य की जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। जो बीपीएमयू यूनिट हमारी बन रही है ऊपर, जो ऊपर वाली ज़मीन है हमारी स्वास्थ्य विभाग की, वो 3 मंजिला बन रही है, जिसमें सबसे नीचे जो मंजिल होगी उसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड का कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन होंगी। और जो ऊपर 2 यूनिट हैं उनमें एक HMIS और दूसरे में सेंट्रल इंटीग्रेटेड यूनिट बनेगी। तो इसमें पब्लिक को बहुत लाभ मिलेगा। जो बड़ी बड़ी जांचें हैं जो यहाँ से भेजने के बाद चंदन में भी नहीं हो पा रही हैं, वो जांचें हमारी आसानी से कम टाइम में हमें उपलब्ध हो जाएंगी। लगभग इसकी 38 से 45 लाख के करीब लागत से ही बन रही है। जी हाँ, अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी इसकी शुरुआत हुई है, जल्दी ये बन जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमें बाहर कुछ भी भेजने की ज़रूरत ना पड़े, अधिक से अधिक जांचें हम यहीं करवाने की पूरी कोशिश। चंपावत के लोहाघाट जिला शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत 21 प्रवक्ताओं और कर्मियों को अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर डाइट लोहाघाट के कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से जल्द वेतन देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कोचिंग की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, लोगों के तो साइड बिजनेस चल रहे होंगे, हमारे पास तो एक तनख्वाही है। गरीब परिवार क्या कर पाएगा? ये अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने पुलिस कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी के तहत अपराधों की कार्रवाई की समीक्षा की। एसएसपी ने बीते महीने की अपराधों की समीक्षा करते हुए लंबित विवेचनाओं, मुकदमों, शिकायतों, वारंट, नोटिस आदि का समय पर निस्तारण करने और वांछित अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। देखिए, इसमें आज बेसिकली जो पुराने जो हमारे क्राइम जो अनवर्कआउट है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि कैसे उनको वर्कआउट करना है और साथ ही साथ में जो नशे के खिलाफ जो अभियान चला रखा है उसको कैसे और अधिक धार देनी है, कैसे उसमें और प्रभावी कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर भी आज काफ़ी इसमें हमने मंथन किया है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन एकाकी अकेले रहते हैं उनके ऊपर भी हमने यही चिंतन किया कैसे उनको और हम वेलफेयर कर सकते हैं और ट्रैफिक को कैसे हम बेटर कर सकते हैं अल्मोड़ा की, इसके ऊपर आज चिंतन किया। उम्मीद करता हूँ व्यवस्था में और अधिक सुधार। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।